हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एक अति साइंस का महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है मिरर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर चैप्टर के बारे में। तो आज हम लोगों का मुख्य टॉपिक है मिरर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दें कि यह हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बोधियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएंगे। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे दोस्तों। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। तो दर्पण की बात करते हैं। दर्पण की बात करें तो दर्पण जो है प्रकाश का वह प्रकाशीय वस्तु है। प्रकाश का वह दर्पण का वह प्रकाशीय वस्तु है। दर्पण जो है प्रकाशीय वस्तु है। दर्पण वह प्रकाशीय वस्तु है। क्या है दर्पण? तो वह प्रकाशीय वस्तु है जो प्रकाश के प्रवर्तन की घटना पर कार्य करती है। प्रकाश की प्रवर्तन की घटना पर कार्य करती है। अगर आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं कि दर्पण किस घटना पे कार्य करती है, तो दर्पण जो है प्रकाश के परावर्तन की घटना पे कार्य करती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? दर्पण की बात करें तो दर्पण में एक पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। दर्पण में एक पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। दर्पण ए में एक जो पृष्ठ होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। दर्पण में एक पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, जबकि दूसरा पृष्ठ जो है क्या कहलाता है? अपरावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो पहला क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। पहला परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा पृष्ठ किसे क्या कहते हैं? तो उसे अपरावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो दर्पण में एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, जबकि दूसरा अपरावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दर्पण बनाने के लिए एक पृष्ठ को परावर्तक पदार्थ है, जिसे चांदी से भी कलई किया जा सकता है, पारस से भी कलई किया जा सकता है, एल्युमिनियम से भी कलई यानी रंगा जा सकता है। ठीक है, वह परावर्तक पृष्ठ जल्दी न छूटे उसके लिए उस पर क्या किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का परत यानी पेंट चढ़ा दिया जाता है। वो कलई न छूटे इस कारण से उस पर क्या किया जाता है? तो उस पर सिल्वर नाइट्रेट का पेंट चढ़ा दिया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट से एक और यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतदान के जो समय होता है, मतदान के समय प्रयोग किए जाने वाले स्याही में क्या किया जाता है कि सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से पुनः रिवाइज कर लेते हैं। हम दर्पण की बात कर लेते हैं। दर्पण की बात करें तो वह प्रकाशीय वस्तु है जो प्रकाश की परावर्तन की घटना पर कार्य करती है। जो प्रकाश की परावर्तन की घटना पर कार्य करती है। ठीक है, दर्पण में एक पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। दर्पण में एक पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जबकि
दूसरा पृष्ठ क्या कहलाता है? अपरावर्तक पृष्ठ कहलाता है। दर्पण में एक पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, जबकि दूसरा पृष्ठ क्या कहलाता है? अपरावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। दर्पण बनाने के लिए एक पृष्ठ को परावर्तक पदार्थ, दर्पण जो बनाने के लिए होता है, तो दर्पण बनाने के लिए एक पृष्ठ को परावर्तक पदार्थ यानी चांदी हो सकता है, पारा भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, इसे रंगा जाता है यानी कलई किया जाता है। वह परावर्तक पृष्ठ जल्दी ना छूटे उस पर क्या किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की पेंट यानी परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है। और AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका एक और प्रयोग होता है, मतदान के समय प्रयोग किए जाने वाले स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। परावर्तक तल, परावर्तक तल के आधार पर दर्पण का प्रकार, परावर्तक तल के आधार पर दर्पण का प्रकार के बारे में जानते हैं। तो परावर्तक तल के आधार पर दर्पण का प्रकार के बारे में जानते हैं। तो दर्पण दर्पण दो प्रकार की होती है, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, यहाँ आपको दिख नहीं रहा तो हम लिख देते हैं, उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं समतल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण कैसा होता है। तो समतल दर्पण को तो पहले अंग्रेजी में इसे क्या नाम से बोलते हैं? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण देख सकते हैं, इधर 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 कलई किया गया है, इधर 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 कलई किया गया है। ठीक है। तो समतल दर्पण है ये। इसका प्रवर्तक पृष्ठ कैसा होता है? तो प्रवर्तक पृष्ठ जो है बराबर होता है। प्रवर्तक पृष्ठ कैसा होता है समतल दर्पण का? तो समतल दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ होता है प्लेन मिरर यानी कि प्लेन मिरर। ठीक है। प्रवर्तक पृष्ठ कैसा होता है? बराबर। प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब इसमें कैसा कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब इसमें बनता है सीधा, आभासी या काल्पनिक कह सकते हैं, वस्तु के बराबर, पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा का मतलब दायां वाला बायां दिखेगा, बायां वाला दायां दिखेगा। ठीक है। तो समतल दर्पण ध्यान रख लेंगे। समतल दर्पण, इसका प्रवर्तक पृष्ठ कैसा होता है? बराबर होता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा यानी दायां वाला दिखेगा बायां, बायां वाला दिखेगा दायां। ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब आते हैं उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। इसका देख सकते हैं, इसका पृष्ठ कैसा होता है? उठा हुआ होता है। पृष्ठ कैसा होता है? तो उठा हुआ होता है। देख सकते हैं इसका पृष्ठ कैसा होता है? उठा हुआ। इधर कलई किया गया है, इधर कलई किया गया है। ये भाग आपको दिखेगा तो ये भाग क्या हो रहा है? उठा हुआ है। ये भाग उठा हुआ है, ये भाग उठा हुआ है, ये वाला भाग क्या है? उठा हुआ है। तो यहाँ गाइड कर सकते हैं आप। तो उत्तल दर्पण जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। इसका प्रवर्तक पृष्ठ कैसा होता है? तो उठा हुआ यानी उठल होता है। प्रवर्तक पृष्ठ कैसा होता है? उठल।
ठीक है। इसका प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है आइए जान लेते हैं। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा सीधा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, इसका तल उठा हुआ रहता है। ठीक है। प्रवर्तक पृष्ठ कैसा होता है, उठा हुआ होता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा। ये सब इसका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ऐसा सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब आते हैं अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण जिसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो ध्यान रख लेंगे, कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसका तल कैसा होता है, तो इसका तल जो है धंसा होता है। देख सकते हैं ये कलई बाहर से किया गया है, ये कलई बाहर से किया गया है। तो इसका पृष्ठ कैसा होता है, धंसल। कैसा होता है, धंसल। ठीक है, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। और इसमें बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसमें सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ से आप गाइड कर लेंगे। समतल दर्पण का पृष्ठ कैसा होता है, बराबर। उत्तल दर्पण का पृष्ठ कैसा होता है, उठल। अवतल दर्पण का पृष्ठ कैसा होता है, धंसल। ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, आभासी या काल्पनिक कह सकते हैं, वस्तु के बराबर, पार्श्व उल्टा, दायां वाला बायां, बायां वाला दायां। और उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका प्रतिबिंब बनता है सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा। ठीक है। अच्छा बताएंगे, जो गाड़ियों के मिरर जो लगे रहते हैं, साइड मिरर, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। प्रवर्तक पृष्ठ कैसा होता है अवतल दर्पण का, धस्सल। ठीक है। इसमें प्रतिबिंब सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। बात कर रहे हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण की बात कर लेते हैं यहाँ। समतल दर्पण की बात करें तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है। तो वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई बटा सॉरी, वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। ठीक है। वस्तु की दूरी कैसी होती है, वस्तु की दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब होता है। वस्तु की दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है। तो वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब होता है, इससे गौर से ध्यान रखेंगे। समतल दर्पण, वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब। ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो हमने आपको अभी ऊपर बताया, आभासी यानी काल्पनिक, सीधा, सीधा बनता है, पार्श्व उल्टा यानी दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं दिखेगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ ले जाते हैं। पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण का तभी बनेगा, कब बनेगा, तो पूरा प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण का कब बनेगा, तो पूरा प्रतिबिंब, तो पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण का कब बनेगा, तो पूरा प्रतिबिंब बनेगा, तभी बनेगा जब समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा हो। समतल दर्पण की ऊंचाई जो है, समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का आधा हो। ठीक है। तो समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई का आधा। ठीक है। तो इसमें तभी पूरा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है।
तो वस्तु की ऊंचाई क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए समतल की ऊंचाई के, समतल दर्पण की ऊंचाई का। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि समतल दर्पण इतना बड़ा है तो इसका आधा होना चाहिए वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो अब ध्यान रख लेंगे। समतल दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो चाल होती है वस्तु की चाल की दोगुना दिखता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो चाल होती है वस्तु के चाल का दोगुना होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो चाल होती है वस्तु की चाल का दोगुना होती है। ठीक है, चलिए समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ क्या क्या करने के लिए करते हैं आइए जानते हैं। तो समतल दर्पण का जो उपयोग है किसका, इसका उपयोग कैसे कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो समतल दर्पण का प्रयोग बहुरूपी दर्शी बनाने के लिए करते हैं, कैलेडोस्कोप बनाने के लिए करते हैं, बहुरूपदर्शी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण का प्रयोग बहुरूपदर्शी बनाने के लिए, कैलेडोस्कोप बनाने के लिए करते हैं। बहुरूपी दर्शी में तीन समतल दर्पणों को 60 डिग्री के कोण में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुरूपदर्शी में तीन समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, पारदर्शी की बात करते हैं, पेरिस्कोप की बात करते हैं। पारदर्शी की बात कर लेते हैं। तो पारदर्शी पारदर्शी परिदर्शी में क्या होता है कि दो समतल दर्पणों को बहुभाषी वाला में क्या होता है, तो उसमें आप गाइड कर लेंगे। बहुभाषी वाला में क्या होता है, बहुरूपदर्शी वाला में तो तीन समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण में रख कर बनाया जाता है, तीन समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण में रख करके बनाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परिदर्शी पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के बारे में जान लेते हैं। तो पेरिस्कोप जो होता है, पेरिस्कोप परिदर्शी में दो समतल दर्पणों में 45 डिग्री में रखकर बनाया जाता है। दो समतल दर्पणों को 45 डिग्री में रखकर बनाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न में बनता है तो आप ध्यान रखेंगे। परिदर्शी का प्रयोग जो है कौन लोग करते हैं, तो सैनिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं सैनिक लोग ऐसा, तो इसका प्रयोग इसलिए ऐसा करते हैं प्रयोग कि चोटी या ऊंचाई पर ऊपर से नीचे छुपे दुश्मन को देखने के लिए इसका परिदर्शी पेरिस्कोप जो कि दो समतल दर्पणों को 45 डिग्री में रख कर बनाया जाता है, परिदर्शी का प्रयोग कौन लोग करते हैं, सैनिक लोग करते हैं। तो ऊंचाई या चोटी के ऊपर से नीचे छुपे दुश्मनों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बटा थीटा। n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा। थीटा क्या है, तो समतल दर्पण का झुकाव कोण है। n क्या है, तो n प्रतिबिंबों की संख्या है। ठीक है, तो अगर दो समतल दर्पणों के बीच रखे वस्तु के दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है n बराबर 360 बटा थीटा। 360 बटा थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। स्थिति 1 क्या कहता है, स्थिति 1 क्या कहता है कि अगर 360 बटा जो थीटा होता है, 360 बटा थीटा जो होता है, अगर इसका जो आंसर आता है सम में, अगर इसका उत्तर आ जाता है सम संख्या में, तो
एक कम कर देंगे यानी विषम ले आएंगे। मान ले जाए जैसे थीटा का मान 60 है तो 360 बटा थीटा कर दिए तो 6 × 36 यानी आपका उत्तर आ जाता है 6। तो 6 क्या है, सम है। 6 सम है तो इसको एक कम कर देंगे, एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप अगर सम अगर आंसर आता है तो एक कम कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर अगर मान रखते हैं 360 बटा थीटा, अगर 6 आ गया तो देख सकते हैं इसका एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर दूसरा स्थिति, स्थिति 2 क्या कहता है कि 360 बटा थीटा का मान जो आंसर अगर विषम आ जाता है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जो आया उसी को आंसर रखेंगे। अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाता है थीटा का मान 40 डिग्री दिया तो 360 बटा 40, 4 से 9 यानी 9 विषम आया तो सेम उसी को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न आ जाता है कि यदि वस्तु को दर्पण के समद्विभाजक में रखा जाए, यदि वस्तु को दर्पण कोण के समद्विभाजक में रखा जाए तो विषम आने पर क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। यानी इसमें समद्विभाजक में अगर बोलता है कि अगर समद्विभाजक में बोलता है यदि वस्तु के दर्पण को समद्विभाजक में रखा जाता है तो विषम आने पर क्या करेंगे, विषम आने पर एक कम कर देंगे। विषम आने पर क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। अर्थात प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है वह सम संख्या में हो जाएगी। प्रतिबिंबों की संख्या कैसी हो जाएगी, सम संख्या में हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर गौर कर लेंगे। थीटा बराबर बात कर लेते हैं, अगर प्रश्न में आ जाता है 40 डिग्री तो वस्तु की स्थिति 20 डिग्री। ठीक है, तो 360 बटा 40 अगर करते हैं तो यहाँ आ गया 9 में अगर एक कम करना है आपको, एक कम करना है आपको, यानी इसको सम बनाना है। अगर समद्विभाजक में बोलता है तो समद्विभाजक में कहता है तब एक कम करना होगा, विषम से सम मिलाना होगा। ठीक है, चलिए अगर बात कर लेते हैं स्थिति 4। स्थिति 4 क्या कहता है कि अगर n बराबर 360 बटा थीटा भिन्न में आ जाता है तो उसका अगला पूर्णांक ले लेंगे। अगर स्थिति 4 क्या कहता है कि अगर n बराबर 360 बटा थीटा बराबर भिन्न आ जाता है तो इसका अगला पूर्णांक ले लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रख लेंगे, नोट में यहाँ गौर कर लेंगे कि अगर दो समतल दर्पणों को समांतर में रखा जाता है, अगर दो समतल दर्पणों को किस में रखा जाता है, समांतर में रखा जाता है, तो अगर दो समतल दर्पणों को समांतर में रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। ठीक है, तो अगर दो समतल दर्पणों को समांतर में रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। क्या होगी, तो अनंत होगी। ठीक है, इसे गौर कर लेंगे। चलिए अगर दो समतल दर्पणों को समकोण में रखा जाता है तो अगर दो समतल दर्पणों को अगर समांतर में रखा जाता है तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। अगर दो समतल दर्पण को समकोण में रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। समकोण, अगर दो समतल दर्पणों को समकोण में रखा जाता है तो इसकी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, चलिए मोटा समतल दर्पण में अनेकों प्रतिबिंब बनते हैं। मोटा समतल जो दर्पण होता है, मोटा समतल दर्पण जो होता है उसमें अनेकों प्रतिबिंब बनती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनेकों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जिसमें सबसे चमकीला कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो दूसरा वाला जो सेकंड वाला जो होता है वो सेकंड वाला सबसे चमकीला प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है,
चलिए यहाँ आप जान लेंगे अपसारी। अपसारी इसका ट्रिक है जो पसार दे। अपसारी यानी पसार दे। अभिसारी यानी भीरी भीरी। अभिसारी यानी भीरी कर दे, अपने करीब ले आए, पास ले आए, इसका ट्रिक है ये। चलिए उत्तल दर्पण की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। इसका अंदर कलई किया रहता है, बाहर उठा रहता है। प्रवर्तक पृष्ठ कैसा होता है? उठा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण डिवाइजिंग मिरर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण जो कि कॉनकेव मिरर होती है। कॉनकेव मिरर जो कि अभिसारी यानी कि पसार दे, कन्वर्जिंग मिरर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आपका उत्तल दर्पण है, उठा भाग है, अंदर कलई किया गया है। ठीक है, तो ये आप गौर से देख लेंगे। बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण जो है हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनाता है। उत्तल जो प्रतिबिंब है, उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो आप यहाँ गौर कर लेंगे। उत्तल दर्पण जो है हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है वस्तु से छोटा बनाएगा, आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा एवं दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब इसका, उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी, सीधा एवं दर्पण के पीछे बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है, बाकी सारा सभी मान धनात्मक में होता है। तो वस्तु की दूरी खाली ऋणात्मक में हो सकता है, होता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी ऋणात्मक में होता है, बाकी सारा सभी मान क्या होता है? धनात्मक में होता है। ठीक है, चलिए वाहनों के, गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अगर प्रकाश को फैलाना हो, बड़े बड़े वस्तुओं को प्रतिबिंब छोटे छोटे दर्पण में बनाना हो, तो इसके लिए क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसी वक्त प्रकाश को फैलाना हो, बड़े बड़े वस्तुओं के प्रतिबिंब छोटा छोटा दर्पण में बनाना हो, तो इसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आ जाते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण देख सकते हैं इसका, जिसका बाहर से कलई किया जाता है। इसका प्रवर्तक पृष्ठ कैसा होता है? धंसल। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। अवतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसमें सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें एक ही हालात में सीधा और आभासी बनता है। कब? तो इसमें एक ही हालात में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। कब? जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखा जाता है, यानी P और F के बीच में रखा जाता है। P और F के बीच में रखा जाएगा, तभी ये क्या बनाएगा? तो तभी ये क्या बनाता है? तो सीधा और आभासी बनाता है। ये एक ही हालात या एक ही स्थिति में सीधा और आभासी बनाता है जब अवतल दर्पण को फोकस के अंदर रखा जाता है, P और F के बीच में। ठीक है, तो यहाँ गाइड कर लेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब,
अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंबों की स्थिति क्या है? तो अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति, अगर वस्तु को अनंत पे रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर। अगर वस्तु को सी पर रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। वस्तु को एफ पर रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत बनेगा, प्रतिबिंब अनंत बनेगा। तो यहाँ देख लेंगे अनंत सी एफ, फिर इसे पलट देंगे एफ सी अनंत। इसका ट्रिक से याद कर सकते हैं, वस्तु की स्थिति बटा प्रतिबिंब की स्थिति। अगर वस्तु को अनंत पर रखा गया तो फोकस बस प्रतिबिंब की स्थिति होगी। अगर सी पे रखा गया तो प्रतिबिंब की स्थिति सी पर होगी। एफ पर रखा गया है तो अनंत पर होगी। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण का प्रयोग की बात कर लें। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने वाले सैलून में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग नाक, कान, दांत आदि जांच करने वाले दर्पण में कौन सा दर्पण लगता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में अग्रदीप माने जो बड़ा सा हेडलाइट होता है ना, आगे जो लाइट जलता है रात में, तो उसमें क्या लगाया जाता है? अवतल दर्पण लगाया जाता है। सोलर कुकर में क्या किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं आवर्धन की। आवर्धन की बात कर लेते हैं। आवर्धन मैग्निफिकेशन, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन की बात करें तो इससे पता यह चलता है कि बनने वाला प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना गुना बड़ा या फिर छोटा है, कितना गुना बड़ा या फिर छोटा है। तो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आवर्धन की बात करते हैं, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो इससे यह पता चलता है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वस्तु से कितना गुना बड़ा या फिर छोटा है। तो एम बराबर यानी मैग्निफिकेशन को एम छोटा रूप में लिख सकते हैं। एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। इससे यह पता चलता है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वस्तु से कितना गुना बड़ा या फिर छोटा है। ठीक है, एम बराबर क्या होगा यानी आवर्धन बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं समतल दर्पण का जो आवर्धन हमेशा होगा +1 में होता है। अब समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है +1 में होता है, जो यह सूचित करता है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के आकार का होगा और सीधा एवं आभासी होगा। तो समतल दर्पण एवं आवर्धन का हमेशा +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन जो है हमेशा +1 होता है, जो कि यह सूचित करता है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वस्तु के आकार का है और सीधा और आभासी है। ठीक है, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से छोटा होता है एवं धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है एवं धनात्मक होता है। अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही होता है, दोनों ही हो सकता है। ठीक है, इसमें एक से बड़ा या छोटा भी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे आवर्धन से रिलेटेड यह छोटा सा यहाँ फैक्ट हमने बताए हैं। और दर्पण का टॉपिक जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, और इससे अगले चैप्टर में हम इसका न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे इसका। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, लोगों में ज़रूर शेयर करेंगे और हाँ कमेंट करना ना भूलेंगे। आप हमें बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए, ताकि हम आपको उस टॉपिक पे वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे और आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं। तो ध्यान रखेंगे और हाँ आप हमें
हमारे चैनल से प्लेलिस्ट से जा कर के सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना है। वहाँ से जो जो चैप्टर की आपकी वीक है, कमज़ोर है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।